वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हमारे सामने बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दस्तावेज है जिसका नाम है विकसित बिहार के 7 निश्चय। अब पहली नजर में ये किसी भी सरकारी योजना जैसा लग सकता है, मतलब 7 लक्ष्यों की एक लिस्ट। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन 7 निश्चयों को गिनना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो रणनीति है उसे डिकोड करना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि ये 7 बिंदु मिलकर बिहार के भविष्य की कौन सी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ 7 अलग अलग योजनाओं का संग्रह नहीं है। दस्तावेज की जो भाषा है वो बहुत स्पष्ट है। ये इससे बिहार के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा और एकीकृत दृष्टिकोण कहता है। एकीकृत दृष्टिकोण। हाँ, इसका एक मुख्य उदाहरण इसके लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देता है। बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना। तो सवाल ये नहीं है कि ये 7 निश्चय क्या हैं, बल्कि ये है कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्हें इसी क्रम में क्यों रखा गया है। तो फिर एक काम करते हैं, इन 7 स्तंभों को एक एक करके देखने के बजाय क्यों ना हम एक अलग नजरिया अपनाएं। अच्छा। हाँ, कल्पना करते हैं बिहार के एक युवा की और देखते हैं कि ये 7 निश्चय उसकी जिंदगी के सफर में कैसे और कहाँ फिट होते हैं। ये दिलचस्प रहेगा। शायद इससे हमें वो एकीकृत दृष्टिकोण ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? जाहिर है शिक्षा और स्वास्थ्य से। बिल्कुल। तो ये हमें ले आता है चौथे और 5वें निश्चय पर। उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। जी, ये एक बेहतरीन तरीका है ऐसे समझने का। देखिए, किसी भी समाज की नींव उसके नागरिक होते हैं और नागरिकों की नींव होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। सही बात है। यहाँ उन्नत शिक्षा शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। दस्तावेज के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ डिग्री देना नहीं है। तो फिर क्या है? जोर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास पर है, ताकि युवा भविष्य की नौकरियों के लिए, मतलब असल दुनिया के लिए तैयार हो सके। ऐसी पढ़ाई जो उन्हें सिर्फ साक्षर न बनाए बल्कि हुनरमंद बनाए। बिल्कुल। और इसी के साथ स्वास्थ्य का स्तंभ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि एक होनहार कुशल युवा भी प्रदेश के विकास में तब तक योगदान नहीं दे सकता जब तक वो स्वस्थ ना हो। सही। सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि सुलभ से उनका मतलब क्या है? हाँ, यहाँ सुलभ का मतलब सिर्फ सस्ता इलाज नहीं है, बल्कि इलाज तक पहुंच भी है। अच्छा, मतलब एक्सेसिबिलिटी। जी, इसका मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े अस्पतालों तक का एक ऐसा नेटवर्क हो जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। तो ये दोनों स्तंभ, शिक्षा और स्वास्थ्य, मिलकर एक तरह से मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल तैयार करते हैं। लोगों में निवेश। हाँ, यह इस पूरे रोड मैप का पहला और सबसे जरूरी निवेश है। ठीक है, तो हमारे काल्पनिक युवा ने अच्छी शिक्षा ले ली, कौशल सीख लिया और वो स्वस्थ भी है। अब उसे क्या चाहिए? एक नौकरी, एक अच्छी नौकरी। हाँ। और ये हमें सीधे पहले निश्चय पर ले आता है, 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय। हाँ, ये शायद इन 7 में सबसे आकर्षक वादा है ना? बिल्कुल। और यहीं पर यह रोड मैप एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कैसे? स्रोत इस वादे को पूरा करने का जो रास्ता है वो सीधे तौर पर दूसरे स्तंभ से जोड़ता है, जो है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज ये नहीं कहता कि दोगुनी आय कृषि से आएगी या सर्विस सेक्टर से। नहीं, साफ तौर पर इसका जरिया उद्योगों को बताया गया है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि बिहार तो परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। जी। तो फिर आय दोगुनी करने के लिए उद्योगों पर इतना ज्यादा जोर क्यों? क्या ये एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत है? ये निश्चित रूप से एक बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि नीति निर्माताओं का मानना है कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और आय में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए औद्योगिकरण ही सबसे कारगर रास्ता है। ठीक है। स्रोत में मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात कही गई है। अब ये एक भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, इकोसिस्टम। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है बिहार में ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी आसानी से अपनी कंपनी या फैक्ट्री लगा सके। जैसे कि जमीन मिलने में आसानी हो। हाँ, जमीन मिलने में आसानी हो, एक ही जगह से सारी मंजूरियां मिल जाएं, जिसे हम सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। राइट। और उसे काम करने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलें। ठीक है, तो उद्योग लगेंगे और नौकरियां पैदा होंगी। ये कनेक्शन तो साफ है, लेकिन ये सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है।
कोई भी कंपनी उस जगह पर क्यों निवेश करेगी जहां आने जाने के लिए अच्छी सड़कें ना हो या जहां फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली ही भरोसेमंद ना हो? बिल्कुल सही सवाल। क्या स्रोत इस जमीनी हकीकत से निपटने के लिए किसी ठोस योजना की बात करता है? आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की है और इसका जवाब हमें छठे निश्चय में मिलता है। मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। अच्छा। यह स्तंभ बाकी सभी स्तंभों के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। यहाँ स्रोत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की बात करता है। विश्व स्तरीय, इसका मतलब सिर्फ सड़कें बनाना तो नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब सिर्फ गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना नहीं है। विश्व स्तरीय का इशारा शायद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं की ओर है, ताकि माल आसानी से आ जा सके। बिल्कुल, ताकि बिहार में बना सामान आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच सके। इसका मतलब है उद्योगों को 24 घंटे बिजली की गारंटी और डिजिटल कनेक्टिविटी। हाँ, और आज के दौर में इसका मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जो सर्विस सेक्टर के लिए तो बेहद जरूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहीं पर हमें वो एकीकृत दृष्टिकोण असल में काम करता हुआ दिखता है? कैसे? मतलब जब मजबूत आधार के तहत कोई नई सड़क बनाई जाएगी तो उसका रास्ता ये देखकर तय होगा कि वो समृद्ध उद्योग के तहत बन रहे किसी नए इंडस्ट्रियल पार्क को जुड़े। हाँ, और साथ ही कृषि में प्रगति के तहत किसानों को बाजार तक पहुंच भी दे। क्या स्रोत में इस तरह के जुड़ाव का कोई संकेत है? बिल्कुल, यही इस पूरे मॉडल का मूल विचार है। विकास को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय एक जुड़ी हुई व्यवस्था के रूप में देखना। एक अच्छी सड़क सिर्फ यात्रा का समय कम नहीं करती, वो किसानों की उपज को बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाती है। सही, वे औद्योगिक क्षेत्र तक कच्चा माल पहुंचाती है। बिल्कुल। और उसी सड़क के किनारे बसे गांव के बच्चे बेहतर स्कूल तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी ढांचा ही वो मंच है जिस पर शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग तीनों खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक संभावित टकराव भी तो है। हमने उद्योगों पर बड़े पैमाने पर जोर देने की बात की। इसके लिए जमीन चाहिए होगी और बिहार में ज्यादातर जमीन कृषि योग्य है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो समृद्ध उद्योग और तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और ये ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत जहां उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की विस्तार से बात करता है, वहीं कृषि में प्रगति वाले स्तंभ पर उतनी विस्तृत जानकारी नहीं देता। अच्छा, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कृषि महत्वपूर्ण नहीं है, उसे प्रदेश की समृद्धि का आधार बताया गया है। लेकिन ये शायद इस बात का संकेत है कि आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर फोकस औद्योगिकरण पर ज्यादा है। मतलब कृषि को स्थिरता और समृद्धि से जोड़ा गया है, लेकिन दोगुनी आय वाले विस्फोटक लक्ष्यों को सीधे उद्योगों से। संभावना यही है। तो शायद रणनीति यह है कि कृषि को आधुनिक बनाकर उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, ताकि कम जमीन पर भी ज्यादा उपज हो। सही। और जो अतिरिक्त श्रम शक्ति है उसे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार दिया जाए। ये एक क्लासिक आर्थिक परिवर्तन का मॉडल लगता है। बिल्कुल, कृषि में प्रगति का मतलब हो सकता है बेहतर बीज, सिंचाई की सुविधाएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले। हाँ, तो दोनों स्तंभ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। उद्योग कृषि आधारित भी हो सकते हैं, जैसे मक्का से एथेनॉल बनाना या टमाटर से केचप बनाना। बिल्कुल, इससे किसान और उद्योग दोनों को फायदा होगा। ठीक है, तो हमने अपने युवा की यात्रा को काफी आगे बढ़ा लिया है। उसे शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, उद्योग लगने से नौकरी मिली और इन सब के लिए जरूरी सड़कें और बिजली भी हैं। कृषि भी साथ साथ प्रगति कर रही है। क्या कुछ बचा है? यहाँ सातवां निश्चय, सबका सम्मान जीवन आसान, ये कैसे फिट होता है? देखिए, ये सातवां निश्चय इस पूरी इमारत पर छत की तरह है। छत की तरह। हाँ, ये एक सामाजिक आयाम जोड़ता है। विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है। अगर सड़कें बन गईं, फैक्ट्रियां लग गईं, लेकिन एक आम नागरिक को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, हाँ, या समाज में असुरक्षा का माहौल है, तो उस विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात है। सबका सम्मान जीवन आसान का मतलब है बेहतर कानून व्यवस्था, नागरिक सेवाओं की आसान डिलीवरी और ये सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मतलब सामाजिक समावेश और सुशासन। बिल्कुल। तो अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? स्रोत में जो एक ग्राफिक है जो इन सातों स्तंभों को एक मेहराब को सहारा देते हुए दिखाता है, उसका असल मतलब क्या है? उस ग्राफिक का मतलब है कि एक विकसित बिहार का निर्माण किसी एक चीज से नहीं हो सकता। ये एक बहुआयामी प्रयास है, एक दूसरे पर निर्भर। हाँ,
आप सिर्फ उद्योग लगाकर विकास नहीं कर सकते अगर आपके पास कुशल श्रमिक मतलब शिक्षित लोग ना हों। और आप कुशल श्रमिक तैयार नहीं कर सकते अगर वे स्वस्थ न हों। बिल्कुल। और ये सब कुछ काम नहीं करेगा अगर आपके पास उन्हें जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा ना हो। और ये सब बेमानी है अगर लोगों का जीवन आसान और सम्मानजनक न हो। सही। ये सातों स्तंभ एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक को भी हटा दें तो पूरी संरचना कमजोर हो जाएगी। ये वाकई एक व्यापक योजना लगती है। दस्तावेज में सरकार के संकल्प के बारे में भी कुछ उल्लेख है, एक नारा है। हाँ, स्रोत इस पूरी पहल को एक नारे में समेटता है। एनडीए सरकार का संकल्प विकास भी विश्वास भी। विकास भी विश्वास भी। जी, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, यह इस बात पर जोर देता है कि ये पहल सिर्फ ढांचागत या आर्थिक विकास पर ही नहीं बल्कि इस प्रक्रिया में जनता का विश्वास जीतने पर भी केंद्रित है। तो मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट्स पूरे करना नहीं बल्कि लोगों का भरोसा हासिल करना भी लक्ष्य है। यही इसका सार है। तो संक्षेप में ये 7 निश्चय का दस्तावेज सिर्फ 7 वादों की सूची नहीं बल्कि बिहार के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक सोचा समझा रोड मैप प्रस्तुत करता है। हाँ, जिसमें मानव विकास से शुरुआत होती है, जिसे औद्योगिक रोजगार से गति मिलती है, जिसे आधुनिक बुनियादी ढांचा सहारा देता है और जिसे सामाजिक समान और सुशासन पूरा करता है। बिल्कुल। यह एक स्पष्ट और एकीकृत दृष्टिकोण तो प्रस्तुत करता है जो महत्वाकांक्षी भी है और तार्किक भी लगता है। लेकिन असली चुनौती तो कार्यान्वयन में होगी। जाहिर है। आगे चलकर विश्लेषण और अवलोकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होगा कि इन आपस में जुड़े स्तंभों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कैसे होता है और क्या उद्योग और कृषि के बीच संतुलन सध पाता है। हाँ, और सबसे जरूरी, हर क्षेत्र में प्रगति को कैसे मापा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पूरा ढांचा एक साथ मजबूती से खड़ा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।